everyone, welcome to my class. I am तुमसे त्यागी biology educator on Rank Plus. So आज हमारा थर्ड लेक्चर है of your chapter sexual reproduction in flowering plants. तो बच्चे आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. So we'll be studying about the double fertilization, pollen interaction and उसके साथ में हम पढ़ेंगे artificial hybridization के बारे में. ठीक है. तो डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस रहेगा जो स्पेसिफिकली एंड एक्सक्लूसिवली सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलता है. ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ और सिर्फ हमको एंजियोस्पर्म्स में दिखती है. मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है. सो लास्ट क्लास में वी स्टडीड अबाउट दी गैमीट का फॉर्मेशन कि किस तरह से गैमीट्स फॉर्म होते हैं. एंड नाउ वी विल बी स्टडिंग कि गैमीट्स यहाँ पे किस तरह से उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा. एंड डबल हम इसको क्यों कहते हैं, एग्जैक्टली क्या फिनोमिनन यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन को बेसिकली इट लीड्स टू डबल फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन. यहाँ पे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन भी देखने को मिलता है. तो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट आर द इवेंट्स इन द पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है. ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे. तो प्लीज़ टेक आउट योर एनसीईआरटी. एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द लेक्चर एक बार फटाफट से मैं आपको रिकैप कर देती हूँ कि ना हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी. मुझे हम लोगों ने वी लर्नड अबाउट योर, हमने पढ़ा थे किसके बारे में, वी लर्नड अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कि वहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ना. लास्ट क्लास में हमने स्पेसिफिकली फीमेल गैमेटोजेनेसिस यानी फीमेल का गैमेट का फॉर्मेशन देखा था. एंड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. ठीक है, हमने देखा था मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम आई टोल्ड यू दैट इन योर फीमेल पार्ट पिस्टल के अंदर हमारे पास में ये ओवरी होता है जिसके अंदर वी हैव अ ओव्यूल. एंड इसी ओव्यूल का हमने एक एनाट्रोपस स्ट्रक्चर, एक एनाट्रोपस ओव्यूल जहाँ पे ओव्यूल यार पूरा ना 90 डिग्री पे क्या रहता है, इट इज़ कम्प्लीटली इन्वर्टेड इनटू अ 90 डिग्री स्ट्रक्चर. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था जिसके पास बाहर से इस तरह से इंटेग्यूमेंट्स होती हैं. वी हैव इंटेग्यूमेंट्स लाइक दिस. ये हमारे पास में यहाँ इंटेग्यूमेंट्स है. दिस इज द फ्यूनिकल जो इसको प्लेसेंटा से अटैच करके रखता है. और अंदर की तरफ हमारे पास में ये होता है एम्ब्रियो सैक. इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारी क्या होगी, गैमेटोजेनेसिस यानी मेगास्पोर की फॉर्मेशन. ठीक है, अभी ये मेगास्पोर की फॉर्मेशन के लिए एक बाहर से इसके पास एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है किसकी, न्यूसिलस की, जो इसको फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. मीनवाइल इसके पास क्या होता है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल जो इसको न्यूट्रिशन देता रहता है ताकि धीरे धीरे इसमें जो डेवलपमेंट्स होनी है वो हो जाए. ठीक है, इतनी बात सबको याद आ रही है, हमने पूरा डिटेल में किया था. नाउ बच्चे, मैंने बताया था कि एम्ब्रियो सैक का एक सेल जो कि आपके ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल पोल की तरफ होता है. वी हैव टू पोल्स, वन इज द माइक्रोपाइल एंड द अनदर वन इज चिलाजा. तो अभी जब मैंने एनाट्रोपस बनाया था स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपने देखा था मैंने ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर बनाया था ना, there was no integument. that particular point is known as micropyle. वो एक पोर जैसा होता है, एक छेद जैसा होता है. और उस फेज को, उस पोल को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर फेज या माइक्रोपाइलर पोल. और जो नीचे वाला पोल होता है उसको हम बोलते हैं चलाजल पोल. ठीक है, तो ये क्या है, मेगास्पोर. और ये मेगास्पोर क्या करता है, इट गोज अंडर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. इनिशियली इट विल अंडरगो मियोसिस 1. हमको इस तरह से मेगास्पोर डायड मिलेगा. फिर हमारे पास होगी मियोसिस 2 और हमको क्या मिलेगा, मेगास्पोर टेट्राड. ठीक है, हमको इस तरह मेगास्पोर टेट्राड मिलेगा.
बट माइंडेड स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है ना, सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है, ओनली वन मेगास्पोर इज फंक्शनल मेगास्पोर, सिर्फ एक मेगास्पोर यहाँ फंक्शनल मेगास्पोर होता है, बाकी सबको हम क्या कर देते हैं, बाकी सबको यहाँ पे ये सब के सब डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही बचता है, और यही बाद में जाके क्या करेगा, इसके अंदर एंडोमाइटोसिस होगी, यानी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो इनिशियली फर्स्ट एंडोमाइटोसिस होगी तो हमको एक 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मिलेगा, फिर हमको 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मिलेगा, एंड लास्टली वी हैव अ 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, ये 8 न्यूक्लियस कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, 3 ऊपर की तरफ, 2 बीच में और 3 नीचे की तरफ, ठीक है। यही हमारा क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में ये इस तरह से 3 एंटीपोडल्स बन जाते हैं, ठीक है, ऑन दी चलाजल एंड, चलाजा एंड पे, और माइक्रोपाइल एंड पे हमारे पास में क्या होते हैं, यहाँ 2 सिनर्जिड्स होते हैं। माइक्रोपाइल में हमारे पास यहाँ 2 सिनर्जिड्स होते हैं इस तरह से, और एक यहाँ पे एग सेल होता है, दिस इज वन एग सेल, राइट। इस सिनर्जिड के अंदर इस तरह से ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं सिनर्जिड्स में, जिनको हम क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस। और सेंटर में ना एक बड़ा सा सेल होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है, सेंटर में एक बड़ा सा सेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल, एंड देयर आर 2 न्यूक्लियाई, यहाँ पे इस तरह से 2 ये न्यूक्लियाई हैं सेंट्रल सेल के अंदर, विच आर योर पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो हमारे पास ये जो कंडीशन आती है ना, इसको हम बोलती हैं, इट्स अ 7 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, यानी न्यूक्लियस तो यहाँ पे कितने हैं, 8 न्यूक्लियस हैं, लेकिन सेल कितने, सिर्फ 7 फॉर्म हो रहे हैं। सो इट्स अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, इट्स अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, इट्स अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ गया, यस और नो, ठीक है बच्चे। चलो, तो ये हो गया हमारा एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट जिसका फॉर्मेशन यहाँ हुआ है, ठीक है बच्चे। यहाँ तक की स्टोरी हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने पॉलिनेशन किया था कि भाई पॉलिनेशन के अंदर आपका गैमीट का ट्रांसफर होता है। अब आगे की स्टोरी हम यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। हमारे पास में स्टूडेंट्स ये जो एम्ब्रियो सैक आता है, दिस एम्ब्रियो सैक, दिस इज बेसिकली प्रेजेंट वेयर, कहाँ प्रेजेंट होता है ये, इनसाइड योर पिस्टल ओनली, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, पिस्टल के अंदर। इनिशियली लेट्स टॉक अबाउट दी ये सब जानते हैं ना, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ पिस्टल, जहाँ पे ये स्टिग्मा है स्टूडेंट्स, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हमारी स्टाइल है, एंड ये हमारा ओवरी है, ठीक है। यहाँ अंदर हमारा एम्ब्रियो सैक होगा, ठीक है, अंदर हमारा क्या होने वाला है, एम्ब्रियो सैक, ठीक बच्चे। यहाँ पे क्या होता है ना, पॉलन ग्रेन लैंड होता है। अब देखो, कोई भी स्टिग्मा अगर है, हाँ, ओपन फ्लावर है, तो ओपन फ्लावर में बेटा हम कोई पॉलन ग्रेन अगर दूसरे प्लांट से आके गिर रहा है
तो हम उसको रोक तो नहीं सकते, मना तो नहीं कर सकते कि नहीं भाई मत आओ, है ना। जैसे हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारे मुंह पे आके डस्ट गिरती है कि नहीं गिरती है भाई। हवा में जो भी चीज़ें चलेंगी उनसे तो हम एक्सपोज होंगे, हम हज़ारों तरह के बैक्टीरिया वायरसेस से भी एक्सपोज होते हैं। यस, हेलो। तो हम हज़ारों तरह के बैक्टीरिया वायरसेस से भी एक्सपोज होते हैं, राइट। तो बच्चे यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब हमारा पॉलन ग्रेन यहाँ पे अलग अलग तरह के लैंड हो रहे हैं, ठीक है, उस समय पे ज़रूरी नहीं है कि हर पॉलन ग्रेन ही यहाँ आके जर्मिनेशन कर देगा। बात समझ में आई। पॉलेंस तो बहुत सारे आके गिरेंगे स्टिग्मा पे, पर ज़रूरी नहीं है हर पॉलन ग्रेन क्या कर दे, पॉलिनेशन कर दे या वहाँ पे जर्मिनेशन स्टार्ट हो, है ना। तो पॉलन ग्रेन्स आपके देखो मैं बता रही हूँ यहाँ पे हर तरह के पॉलन ग्रेन्स लैंड होने की कोशिश करेंगे, लेकिन जर्मिनेशन किसका होगा, जो यहाँ कंपैटिबल पॉलन ग्रेन होगा, ठीक है। जर्मिनेशन किस पॉलन ग्रेन का होता है, जो एक कंपैटिबल पॉलन ग्रेन होगा, राइट। तो जर्मिनेशन किसका होता है स्टूडेंट्स, जर्मिनेशन ऑफ कंपैटिबल पॉलन, एक कंपैटिबल पॉलन ग्रेन का ही जर्मिनेशन पॉसिबल है, राइट। जब यहाँ पे सो बेसिकली कैसे कंपैटिबिलिटी का पता चलता है, जब पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आके लैंड होते हैं ना, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टिग्मा का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा करके बता रही हूँ। देखो ऐसा स्टिग्मा का सरफेस होता है, ठीक है। मुझे इस स्टिग्मा के सरफेस पे ना इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। और जब पॉलन ग्रेन्स आके लैंड होते हैं, अब अलग अलग तरह के पॉलन ग्रेन्स आएंगे यहाँ लैंड होंगे, ठीक है। यहाँ पॉलन ग्रेन्स अलग अलग तरह के लैंड हो रहे हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बना देती हूँ मैं जस्ट टू शो डिफरेंसेस। तो यहाँ पे कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, मतलब इन पॉलन्स में से कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं और ये इन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, ठीक है। ये जो केमिकल्स होते हैं यहाँ पे, ये क्या करेंगे, ये केमिकल्स इन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। अगर तो बेटा यहाँ बाइंड करने के बाद ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, ठीक है, तो मान लो ये हमारे पॉलन ग्रेन क्या है, कंपैटिबल है, ठीक है। यहाँ पे फर्दर आगे की रिएक्शन चालू हो जाएगी बेटा, ये रिसेप्टर ने काम कर दिया, इट विल सेंड द मैसेंजर्स आगे और हमारी यहाँ पे सेल्यूलर एक्टिविटी चालू हो जाएगी। एंड हम कह सकते हैं कि बेटा जब ये जैसे येलो वाला आया ना, तो यहाँ से हमारी पॉलन ट्यूब इसमें से जो अराइज होगी, इट कैन स्टार्ट जर्मिनेटिंग एंड इट विल स्टार्ट एंटरिंग इनसाइड द स्टिग्मा। ये हमारे स्टिग्मा के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देगी। इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक है। तो मान लो जैसे ये हमारा एक क्या था, कंपैटिबल पॉलन ग्रेन था बेटा, यहाँ से पॉलन ट्यूब हमारी ग्रो होना शुरू हो गई। और बच्चे जब पॉलन ट्यूब ग्रो हो रही होती है, ये एक तरह का क्या होता है, इट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट है, मतलब एक ऐसा मूवमेंट जो कि ग्रोथ, जिसकी वजह से ग्रोथ हमको दिख रही है। दो तरह के मूवमेंट्स नेचर में दिखते हैं, एक होता है ट्रॉपिक, एक होता है नेस्टिक। ट्रॉपिक मूवमेंट्स में देयर इज ऑलवेज अ ग्रोथ, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स में हमेशा क्या होती है, ग्रोथ देखने को मिलती है, देयर इज ऑलवेज अ ग्रोथ इन द ट्रॉपिक मूवमेंट, वेयर एज नेस्टिक मूवमेंट्स में हमको ग्रोथ नहीं दिखती है। इट्स जस्ट आइदर, जैसे टच मी नॉट प्लांट में आपका क्या, टच किया प्लांट बंद हो गया, तो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर योर नेस्टिक मूवमेंट्स। और ये ट्रॉपिक मूवमेंट किसकी इन्फ्लुएंस में होता है, केमिकल की।
यहाँ पे धीरे धीरे जब ये ग्रो करेगा, यहाँ ये कुछ केमिकल के कांटेक्ट में आता जाएगा, उसकी वजह से इनकी ये मूवमेंट होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। दिस प्रोसेस इज कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, कीमोट्रोपिज्म की मदद से ये आगे मूव कर रहा है, राइट। चलो लेके चले पॉलन ट्यूब को आगे। ओके, ये हमारी पॉलन ट्यूब जा रही है, जा रही है, जा रही है। और ये आ जाती है कहाँ पे बच्चे, इन द माइक्रोपाइल। ये एम्ब्रियो सैक का कौन सा एंड है, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड और माइक्रोपाइलर पोल। इसका ऑपोजिट वाला चलाजल पोल होता है, ठीक है। इसके पास सारे सेल्स होंगे जो हमने अभी तक पढ़े हैं, इसके पास एंटीपोडल्स होंगे, इसके पास सब कुछ होगा, राइट। ठीक है बच्चे, इसके पास सब कुछ होगा, इसके पास एंटीपोडल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ नीचे की तरफ इसके पास में क्या होने वाले हैं, दो बड़े बड़े सिनर्जिड्स, लेबल कर देती हूँ मैं यहाँ पे, ये हमारे एंटीपोडल्स हैं। हाउ मेनी सेल्स, वी ऑल नो दीज आर 3 इन नंबर, ओके। सिनर्जिड्स कितने हैं हमारे पास यहाँ, ये दो हमारे पास क्या है, सिनर्जिड्स, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ क्या है, दिस इज दी एग सेल, ये क्या है, दिस इज दी, ठीक है। सेंटर में हमारे पास क्या है, सेंटर में वी हैव सेंट्रल सेल, जिसके पास में क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई, वी हैव 2 पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंटर, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, ये ग्रीन कलर की लीफी स्ट्रक्चर्स। अब तो आपको रट जाएगा, मतलब मैंने ना इतनी बार ये डायग्राम बना दिया है, सो आई थिंक कि अब तो आपको ये डायग्राम रट जाना चाहिए। यस और नो, क्या है ये, सिनर्जिड्स, सॉरी ये क्या है, हाँ सिनर्जिड तो है ही। ये ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर यहाँ क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। इतनी बात सबको समझ में आई यहाँ पे, हाँ कि नहीं, हाँ कि हाँ, हाँ आई सबको समझ। तो स्टूडेंट्स देखो क्या हुआ, जब हमारा पॉलन ग्रेन यहाँ आके लैंड हुआ, ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन किया था कि पॉलन ग्रेन हमारे 2 सेल्ड स्टेजेस में आके लैंड होते हैं, ठीक है। कौन से स्टेजेस में, 2 सेल्ड स्टेजेस में आके पॉलन ग्रेन्स लैंड होते हैं इन 60% ऑफ योर एंजियोस्पर्म्स एंड 30% के अंदर दे लैंड इन द फॉर्म ऑफ 3 सेल्ड स्टेज। 2 सेल्ड स्टेज की जब हम बात करते हैं, इस 2 सेल्ड स्टेज में हमारे पास में क्या है, एक बड़ा सा ये वेजिटेटिव सेल है और ये एक छोटा सा जनरेटिव सेल है, ठीक है। बड़ा सा क्या है, जनरेटिव सेल। इस जनरेटिव सेल के पास ज़्यादातर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है और जनरेटिव सेल एक ऐसा छोटू सा यहाँ सेल है, ये सेल बाद में जाके इसका जो न्यूक्लियस होता है ये माइटोटिकली डिवाइड करके मेल गैमीट हमें देता है। मैंने यही बात आपको एक्सप्लेन करी थी, है ना, पिछली क्लासेस में मैंने आपको यही बताया था कि भाई जो जनरेटिव सेल होता है ना, ये हमको क्या देगा, ये हमको यहाँ से इसका जो न्यूक्लियस है ये 2 मेल गैमीट्स हमें देगा। तो वही 2 मेल गैमीट्स यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है।
आया समझ में? क्या हुआ, ये 2 मेल गैमीट्स कहां से आए? फ्रॉम बाय द माइटोटिक डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल न्यूक्लियस। क्या मिला हमको? 2 मेल गैमीट्स। हमको क्या मिला? 2 मेल गैमीट्स मिले। ठीक, और इसके साथ साथ और क्या मिला? इसके साथ साथ हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स इससे पहले एक बड़ा सा हमारा मतलब एक और न्यूक्लियस ट्रैवल कर रहा होता है, दैट इज ट्यूब न्यूक्लियस। क्या है ये? ट्यूब न्यूक्लियस। इस ट्यूब न्यूक्लियस का बेसिकली ये आया कहाँ से? वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को हमने ट्यूब न्यूक्लियस कहा है ना? ये हमारा वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है, दिस इज आवर वेजिटेटिव, हाँ लिखा है ना वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ये जो हमारा वेजिटेटिव सेल है, इसके न्यूक्लियस को हमने ट्यूब न्यूक्लियस कहा है। ये हमारा आगे आगे इस तरह से रिलीज हो जाएगा। क्लियर बेटा? दिस कीप्स ऑन मूविंग, इनका मूवमेंट नीचे की तरफ होता जाएगा बाय कीमोट्रोपिज्म, एंड फाइनली ये कहाँ आके पहुंच जाते हैं? दे रीचेस दिस माइक्रोपाइलर रीजन। ये ट्यूब न्यूक्लियस सबसे पहले यहाँ पहुंचेगा और पीछे पीछे इसके ये 2 मेल गैमीट पहुंचेंगे। इतनी बात समझ में आई ना? ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, मतलब जितने भी यहाँ पे इवेंट्स चल रहे हैं, बेसिकली all the events which are happening here, from the landing of the pollen grain till the release of the gametes, germination of your pollen grain, formation of pollen tube नहीं mention करी ना मैंने, pollen tube को भी mention कर देते हैं भाई, मेन तो यही है, ठीक है। till योर पोलन ट्यूब का यहाँ पे गैमीट्स का माइक्रोपाइलर एंड तक पहुंचना, टिल इट रीचेस दी माइक्रोपाइलर एंड ऑफ योर एम्ब्रियो सैक। ये सारे इवेंट्स जो होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं इसी को हम? पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं इन इवेंट्स को? पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आया जी, सबको समझ में आया? अच्छा मैंने सेव कर लिया था, सॉरी। ठीक, चलिए अगेन आप ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ सिर्फ आपका एम्ब्रियो सैक बना रही हूँ, ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से सब कुछ, ठीक है? ध्यान से देखेंगे। ये हमारी यहाँ पोलन ट्यूब आई थी, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रही हूँ मैं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। दिस इज आवर पोलन ट्यूब, ये हमारे 2 मेल गैमीट्स, और ये हमारा क्या है? दिस इज दी ट्यूब न्यूक्लियस। वही सेम लेबलिंग्स हैं, बस आप डायग्राम देखना। आप बेटा मैं दोबारा लेबल नहीं करूंगी क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम देन, ठीक है? ये हमारे एंटीपोडल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास में ये 2 सिनर्जिड्स हैं, ये हमारा लीफी स्ट्रक्चर्स हैं, फिलीफॉर्म, ये हमारे पास एग सेल हो गया, और जी बेटा ये हमारा सेंट्रल, थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ये हमारा सेंट्रल सेल हो गया, ठीक है? अब देखो क्या हो रहा है। इनिशियली सबसे पहले तो क्या होगा?
दिस क्या, डीजेनरेट। ट्यूब न्यूक्लियस का काम यहां खत्म, ये क्या हो जाएगा, यहां पे डिजेनरेट हो जाएगा। आई बात समझ में? सबसे पहली चीज क्या होगी, ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पे डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ट्यूब न्यूक्लियस को हटा देते हैं यहाँ से, और अब हमारे मेल गैमीट्स थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे मेल गैमीट्स थोड़ा सा आगे आ गए जी, यहाँ आ गए। अब बेटा ये जो मेल गैमीट्स हैं इनको अंदर जाना है, उसके लिए ये फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है, दे विल गाइड द एंट्री ऑफ मेल गैमीट्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है, फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड्स द entry of male gametes into, कहाँ पे, अंदर, है ना, अंदर की तरफ जाएंगे, into the embryo sac। ठीक है, तो यानी स्टूडेंट्स अब हमारे मेल गैमीट्स कहाँ पहुंच जाएंगे, अंदर की तरफ। तो अब अंदर की तरफ बनाए, ठीक, तो अब हमारे मेल गैमीट्स कहाँ पहुंच जाएंगे, दे विल मूव इनसाइड। ठीक है बच्चा, चलो मेल गैमीट्स को हम अंदर पहुंचा देते हैं। ये यहाँ हमारे दो मेल गैमीट्स आ गए। ठीक है, अब देखो इनिशियली क्या होता है ना, एक मेल गैमीट जाके किससे फ्यूज करेगा, इट विल फ्यूज विद द एग सेल। ठीक है, किससे फ्यूज करेगा, इट विल फ्यूज विद द एग सेल। ये इधर जाएगा और ये दूसरा वाला मेल गैमीट जाके इधर फ्यूज करेगा विद द सेंट्रल सेल। आई बात समझ में? one male gamete will fuse with this egg cell which is nothing but your female gamete, और दूसरा वाला egg cell जाके किससे फ्यूज करेगा, हमारे सेंट्रल सेल से, यानी इन दो पोलर न्यूक्लियाई से। राइट, चलो अब ये भी करते हैं जी, फ्यूजन दिखाना है अब हमको। ठीक है, इसके साथ क्या चला गया, ये एक मेल गैमीट इधर पहुंच गया। ठीक है, दूसरा मेल गैमीट कहाँ पहुंच गया बेटा, इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करने। दूसरा वाला यहाँ बहुत बड़ा नहीं दिखाते हैं, इतना बड़ा भी नहीं होता, तो इनके साथ ये फ्यूज करने पहुंच गया। ठीक है, चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे one male gamete fuses with female egg cell। ठीक है, और यहाँ पे other male gamete fuses with two polar न्यूक्लियाई। ठीक है, ये यहाँ पे बाकी दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर गया। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? यस, ये डायग्राम सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? अब आ जाओ, देखो क्या हुआ, one male gamete
फ्यूजेस विद व्हाट, वन एग सेल या फीमेल गैमीट भी कह सकते हैं, और हमारे पास रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर वहां से आफ्टर देयर फर्टिलाइजेशन, बेटा ये सिंपली क्या है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन इज नोन एज व्हाट, फर्टिलाइजेशन, है ना। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज फर्टिलाइजेशन, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, सिनगेमी, क्या बोलते हैं, इसके लिए एक और टर्म भी यूज करते हैं हम, क्या, सिनगेमी, ठीक है। दूसरी रिएक्शन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट द सेकेंड मेल गैमीट, वो किसके साथ फ्यूज कर रहा है, किसके साथ फ्यूज किया, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ किया, है ना। इसने दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बनाया बच्चे, एंडोस्पर्म बनाया, क्या बनाया, एंडोस्पर्म, ठीक है, क्या बना दिया भाई, एंडोस्पर्म बना दिया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, देखो एक चीज पहले मैं बताने से पहले कि इसको क्या कहते हैं, एक चीज और यहाँ डिस्कस करते हैं। मेल गैमीट एक हैप्लॉइड सेल है, यानी इट इज हैविंग अ प्लॉइडी n, सिमिलरली फीमेल गैमीट भी n है, बट इफ वी टॉक अबाउट जाइगोट, तो जाइगोट क्या है, इट्स अ डिप्लॉइड सेल, हेंस इसकी प्लॉइडी कितनी है, 2n, ठीक है। जाइगोट क्या है, एक डिप्लॉइड सेल है, तो इसकी प्लॉइडी कितनी है, 2n। सिमिलरली सेकेंड मेल गैमीट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, अगेन इट इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई, सो दो पोलर न्यूक्लियाई का मतलब क्या है, इट इज हैविंग अ प्लॉइडी ऑफ n+n, ठीक है। दो पोलर न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है, हैविंग अ प्लॉइडी ऑफ n+n, एंड फाइनली हमारे पास एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, हैविंग अ प्लॉइडी ऑफ 3n। हमारे पास फाइनली जो स्ट्रक्चर आता है वो क्या है, एक 3n स्ट्रक्चर है, दैट इज एन एंडोस्पर्म। सो सिंस हमारे पास यहाँ पे n+n+n यानी 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। नाउ सिंस स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो तरह की फर्टिलाइजेशन हो रही है ना, क्या हो रहा है, दो तरह की फर्टिलाइजेशन हो रही है। पहले हमारा मेल फीमेल गैमीट फ्यूज करके जाइगोट बना रहा है, एक फर्टिलाइजेशन ये, दूसरा हमारा मेल गैमीट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बना रहा है, दिस इज ट्रिपल फ्यूजन। सो हेंस टुगेदर में, एक साथ में ये दोनों फर्टिलाइजेशन होने के बाद हम इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज डबल फर्टिलाइजेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, डबल, इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वी कॉल इट एज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया, यस, हाँ जी जी, यहाँ तक सबको क्लियर है या कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो। डन है ना, सबको आया समझ में, ठीक है। कोई भी यहाँ तक दिक्कत आई, कोई भी परेशानी आई तो मुझे बता दीजिए। आया सबको समझ, एक बार चैट बॉक्स देख लेते हैं।
ओके, कूल है. So now here ends our double fertilization. Now we have another topic, that is artificial hybridization. ठीक है, इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, artificial hybridization. चलिए आ जाइए नाउ. लुक हियर, व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. देखो स्टूडेंट्स, इनिशियली जब हम देख रहे हैं कि यार प्लांट्स की जो यहाँ पे बेसिकली कैसे कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है कि पहले गैमेट्स बनते हैं, मेल और फीमेल पार्ट से उनको पास में लाया जाता है, पॉलिनेशन होती है, वहीं पे डबल फर्टिलाइजेशन होती है, राइट. नाउ देयर इज दिस टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जिसको हम अपनी मर्जी के कैरेक्टर्स अगर किसी प्लांट के अंदर चाहते हैं, मान लो हमको एक ऐसा प्लांट चाहिए जिसके अंदर वेराइट मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आए और साथ में क्या है वो पेस्ट रेजिस्टेंट भी हो. अब ये दो क्वालिटी अगर हमको एक प्लांट में चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, हम उन दोनों के फ्लावर्स को लेते हैं और फिर उनको आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज कराते हैं, यानी मैनुअली कराते हैं. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, मैनुअली होता है, अपने हाथ से कोई करेगा ना, मैनुअली करेगा. ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज ही करना है, करना यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रहा है प्लांट्स के बीच में, पर करवा कौन रहा है, मैनुअली. ठीक है, चलो तो मैं बताती हूँ ये कैसे होता है. देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मेल और फीमेल फ्लावर को सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, हमने अपनी चॉइस का मेल और फीमेल फ्लावर ले लिया. सबसे पहले तो हम सिलेक्शन ही करेंगे प्लांट्स की कि भैया हमको किसका हाइब्रिडाइजेशन करना है. अब आप खुद बताओ स्टूडेंट्स, मेल के कौन से पार्ट की हमें ज़रूरत होगी, हमें मेल से पॉलेंस चाहिए होंगे, यस और नो. मेल्स में हम स्पेसिफिकली कौन से पार्ट में इंटरेस्टेड होंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, पॉलेंस के लिए. फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में हमको क्या चाहिए होगा, उसका पिस्टल चाहिए होगा, राइट. सिर्फ पिस्टल से हमारा काम चल जाएगा. ठीक है, इसके अलावा हमें वहाँ पे कोई और पार्ट्स की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब एक यहाँ पे चीज़ ध्यान से आप लोग सुनना. देखो हम कह रहे हैं कि हमको फीमेल का सिर्फ पिस्टल चाहिए, हमको उसके पॉलेंस नहीं चाहिए क्योंकि हम अपनी मर्जी का पॉलन वहाँ डालना चाह रहे हैं, हमें वो पॉलन उसका सेम पॉलन नहीं चाहिए. तो अगर मान लो कि ये फीमेल वाला फ्लावर, इफ दिस इज क्या बाइसेक्सुअल है, अगर ये यानी इसके पास पॉलेंस भी हैं, तो बेटा चांसेस है ना कि उसके सेम पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे जाके लैंड कर सकते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है. और जो हमारी इतनी लंबी चौड़ी आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करने की मेहनत, हम तो सोच रहे होंगे कि हमने अपनी मनपसंद पॉलन डाला है, पर ऑलरेडी उसमें खुद का उसका पॉलन ग्रेन पहले ही डाल के उसको हाइब्रिडाइज कर चुका है. यस, तो आया आपको समझ क्या कह रही हूँ मैं, कि ऑलरेडी वहां पे क्या है, पॉलेंस उसके खुद के भी प्रेजेंट है. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं ना, वी रिमूव द पॉलन, वी रिमूव द एंथर, वी रिमूव द स्टेमन. तो हम यहाँ से क्या हटा देते हैं, पूरा का पूरा स्टेमन ही हटा देते हैं. ठीक है, सो इन दैट केस अगर ये बाइसेक्सुअल है तो हम क्या करते हैं, देन वी रिमूव स्टेमन्स विद, बेटा या तो कैंची लेके, सिजर्स, या फिर फोरसेप्स की मदद से हम वहां से क्या कर देंगे, उसको कट 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 कट. ठीक है, हम हटा देंगे. ये जो प्रोसेस होता है जहां पे हम
सिजर्स या फोर्सेप्स की मदद से उसका क्या रिमूव कर रहे हैं, स्टेमन को रिमूव कर रहे हैं। इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज इमैस्क्यूलेशन। तो ये सबसे पहला स्टेप रहता है इमैस्क्यूलेशन का, जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप होगा इमैस्क्यूलेशन, जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, पर हाँ, अगर ये फ्लावर क्या है, इफ दिस फीमेल फ्लावर इफ दिस इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, भाई अगर ये फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है तो क्या हमको इमैस्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी? किसका इमैस्कुलेशन करेंगे, है ही नहीं वहां पे स्टेमन्स, तो उस केस में नो इमैस्कुलेशन रिक्वायर्ड, है ना। तब उस केस में हमारा वहां कोई भी इमैस्कुलेशन नहीं होगा। क्लियर? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आया समझ? ठीक है बच्चे, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। चलिए, नाउ नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे बच्चा, वंस वी हैव डन द इमैस्कुलेशन, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, पॉलन डस्ट। ये जो हमारे पॉलिन्स थे, हम इसको ऐसे ब्रश की मदद से किस पे झाड़ देंगे भाई, हमारे फीमेल फ्लावर के पिस्टल पे झाड़ देंगे। जो हम बोल रहे थे ना, हमारा फीमेल फ्लावर है, वो पॉलिन्स को हम यहाँ झाड़ देंगे ऐसे ब्रश लेके। ठीक है, पेंट ब्रश से लेके ऐसे झाड़ देंगे एंड पॉलन ग्रेन्स को यहाँ डस्ट कर देंगे। ठीक है, डस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे ना बच्चा, ठीक है, डस्ट करने के बाद, अच्छा इनिशियली बिफोर द पॉलन डस्ट ऑल्सो व्हाट वी विल डू, वी विल, मतलब स्टिग्मा को ना मैच्योर होने का टाइम भी देना पड़ता है। ठीक है, स्टिग्मा को हमने ले तो ली स्टिग्मा, अभी वो स्टिग्मा, वो जो फ्लावर है, ठीक है, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, मैच्योरेशन आनी जरूरी होती है। तो वी विल वेट फॉर दैट मैच्योरिटी, सो टिल दैट टाइम वी विल डू अ प्रोसेस नोन एज बैगिंग, जहां पे हमारा ये जो स्टिग्मा होता है, मतलब जो फ्लावर है जिसपे, ये मान लो ये प्लांट है, ठीक है, इस पे हमारा ये, इस फ्लावर का स्टिग्मा है। ठीक है, हमें इसके पेटल सेपल्स इन सब से कुछ लेना देना नहीं है, ये स्टिग्मा है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको एक इस तरह के बैग से कवर कर देंगे। ठीक है, और वी विल लीव दिस स्टिग्मा फॉर मेच्योरिटी, लीव स्टिग्मा टू मेच्योर और गेट रिसेप्टिव। ठीक है भाई, we will allow it to get receptive, we will allow it to get mature। अब जो हमारा यहाँ स्टिग्मा है, हमने इसको छोड़ दिया रिसेप्टिव होने के लिए, ठीक है, मैच्योर होने के लिए। बेटा अब क्या होगा ना, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो बैग हमने यहाँ लगाया है, उसका एक मकसद तो ये है कि हम उसको छोड़ रहे हैं, दूसरा मकसद ये है, बैग क्यों लगाया हमने, ये बैग इसलिए लगाया ताकि बाहर से कोई दूसरा पॉलन ना आए, सो दैट नो अदर पॉलन कैन कंटैमिनेट आवर फीमेल फ्लावर। ठीक है, हमारे इस फीमेल फ्लावर को कोई दूसरा और फ्लावर कंटैमिनेट ना करे। ठीक है, ताकि हमारे इस फ्लावर को कोई दूसरा और फ्लावर, दूसरा और कोई पॉलन ग्रेन कंटैमिनेट ना करे। क्लियर? यस। सो ये जो हमने यहाँ बैग लगाया है, दिस बैग इज मेनली ऑफ ईदर बटर पेपर का बैग, ठीक है, मोस्टली हम बटर पेपर का बैग लेते हैं क्योंकि दैट इज एयरी ऑल्सो, हमको यहाँ पे हवा भी अंदर जाने देना है। ठीक है, प्लास्टिक का बैग से नहीं कवर कर देंगे, नहीं तो हवा नहीं जाएगी अंदर। ठीक है, प्लास्टिक वोंट अलाउ एनी एयर टू गो इनसाइड। समझ में आ गया?
अब इसके बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमने हमारा स्टिग्मा जो है मेच्योर हो गया, रिसेप्टिव हो गया। अब थर्ड स्टेप पे हम क्या कर देंगे, वी विल डू दी पॉलन डस्ट, जो मैंने आपको पहले बता रही थी ना, वही सेम चीज अब हम करेंगे, दैट इज पॉलन का डस्ट, पॉलन डस्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारी स्टिग्मा हो गई, इस पे हम अपनी मनपसंद के पॉलन्स जो हमने सिलेक्ट किए थे मेल में वो डस्ट कर देंगे बाय ब्रश, राइट। ये करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। इसके बाद चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से रीबैगिंग करेंगे। ठीक है, दोबारा से स्टिग्मा के ऊपर फिर से क्या लगा देंगे, ऐसा बैग लगा देंगे ताकि, एंड लीव इट फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, राइट। लास्टली जब हमारा ये प्रोसेस हो जाएगा रीबैगिंग का, एक चीज और हम यहाँ करते हैं, दैट इज टैगिंग। अब ये टैगिंग क्या होता है, वी विल टैग, यहाँ पे हम एक छोटा सा टैग लगा देंगे जिसमें हमारा प्लांट, दोनों प्लांट स्पीशीज के नेम्स, ठीक है, किस दिन हमने क्या वो किया है एक्सपेरिमेंट, डे क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, ठीक है, कौन सी स्पीशीज है, उनकी क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें मेंशन करके हम वहां पे छोड़ देते हैं। बाय हुम किसने किया, ये सारी चीजें करके हम वहां पे टैगिंग कर देते हैं, एंड वेटेड फॉर fertilization, and finally we have our output, that is your fruits and seeds. ठीक है, आ गया सबको समझ, yes or no? यही होता है artificial hybridization. डन जी, क्लियर हो गया। लास्ट हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज क्या, हमारे आज के टॉपिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए सारे, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक भी करा देती हूँ आपको। ठीक है, लेट्स डू आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आल्सो। अब हम करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, देखो बेटा, जब प्लांट्स के अंदर हम बार बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है ना, आपको पता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन से कोई जेनेटिक वैरायटी तो नहीं आती, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, है ना। तो एक टाइम के बाद वहां पे क्या होने लगता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, क्या होने लगता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। सो आफ्टर continuous self fertilization, plants may suffer from what, inbreeding depression। प्लांट्स के अंदर क्या आ जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, क्या आ जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इवेंचुअली स्टूडेंट्स, ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होती है, धीरे धीरे इट लीड्स टू स्टेरिलिटी इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स आपके स्टेराइल हो जाते हैं, यानी उनकी फर्दर फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। इसी को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं, कि बार बार जब हम सेम जीन्स में सेम स्पीशीज में फर्टिलाइजेशन करते हैं या फर्टिलाइजेशन होती है, तो एक टाइम के बाद वहाँ क्या आ जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, स्टेरिलिटी आ जाती है, यानी ऐसे प्लांट्स जो है फर्दर
रिप्रोड्यूस या फर्टिलाइज नहीं कर पाते। तो नेचर में इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, है ना, नेचर में इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, देयर इज दिस टेक्निक टू प्रिवेंट दिस इन नेचर। नेचर में इसको प्रिवेंट करने के लिए बड़ी सारी डिवाइसेस नेचुरली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। हाँ, टू प्रिवेंट द सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स and of course to prevent the sterility and inbreeding depression, there are a lot of devices present in plants known as outbreeding devices. उसी को हम क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, वही सारी डिवाइसेस जो कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकेगी, नेचुरली प्लांट में आकर होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, चलिए वन बाय वन आई विल टेल यू अबाउट ईच एंड एवरी डिवाइस हियर। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हर्कोगेमी या इसके अंदर हेट्रोस्टाइली भी आता है। चलो पहले हर्कोगेमी बताते हैं। सो हर्कोगेमी में क्या होता है, देयर इज पोजिशनल डिफरेंसेस इन दी फ्लावर्स। हर्कोगेमी में क्या होगा, फ्लावर के अंदर जो आपके ये स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनके अंदर पोजिशनल डिफरेंसेस हमको दिखेगा। जैसे मान लो ये आपका कोई फ्लावर है, राइट, ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स ये आपका पिस्टल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेमन्स होंगे वो इतनी दूर दूर होंगे ना, इतनी दूर दूर होंगे कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, पोजिशनल डिफरेंसेस इन pistil and stamens। राइट, ये एक तरीका है भाई। पॉलन ग्रेन अगर मान लो यहाँ झड़ेगा भी तो हो सकता है पिस्टल तक जाना उसके लिए पॉसिबल ना हो। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक जिससे आपके क्या होते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, इसी का एक पार्ट होता है हेट्रोस्टाइली, इसी का एक पार्ट होता है हेट्रोस्टाइली। नाम से पता चल रहा होगा यार, स्टाइली मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टाइल हियर, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, वही वाला स्टाइल है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपका स्टाइल की पोजीशन इस तरह होती है। देखो इतना, या तो इतना लंबा स्टाइल होगा, है ना, या तो स्टाइल इतना लंबा होगा कि आपके जो स्टेमेंस है वो बेचारे यहाँ छोटे 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 रह जाते हैं, ऐसे। डिफरेंसेस इन द लेंथ ऑफ द स्टाइल, सो बेसिकली इट इज द डिफरेंसेस इन द लेंथ ऑफ द स्टाइल। ठीक है बच्चा, तो ये क्या हुआ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोस्टाइली। या इसका उल्टा भी हो सकता है यार, कि आपका स्टाइल का लेंथ एकदम छोटा है और आपके
स्टेमन्स बहुत बड़े बड़े हैं। ये आपका इतनू सा यहाँ पे ये स्टाइल हो गया, और स्टेमन्स क्या हो गए, बहुत लंबे लंबे हो गए। यहाँ पे ये स्टेमन्स जा रहे हैं आपके, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है विच विल अगेन प्रिवेंट व्हाट, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये भी एक तरीका है भाई, ये भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, योर हेट्रोस्टाइली। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आता है, सो दिस इज योर पोजिशनल डिफरेंसेस जो होते हैं हमारे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या आएगा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या होता है, जो अपनी खुद की स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है, ठीक है, जब अपनी खुद की स्पीशीज का पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके लैंड होने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, इट विल नॉट अलाउ इट टू जर्मिनेट, ठीक है। इसकी खुद की स्पीशीज का अगर पॉलन ग्रेन आके लैंड होगा तो यहाँ पे ये इसको जर्मिनेशन अलाउ नहीं करेगा। इट विल नॉट अलाउ जर्मिनेशन ऑफ सेल्फ स्पीशीज, हेंस इट इज इनकम्पैटिबल फॉर इट्स ओन पॉलन ग्रेन्स। आई बात समझ में, इट विल नॉट अलाउ, लिख लो इसको, इट विल नॉट अलाउ the pollens of cell species to germinate। भाई अपने ही पॉलन को जर्मिनेट नहीं करने दे रहा, तो क्या हो गया, सेल्फ खुद के लिए ही क्या है, इनकम्पैटिबल है, ठीक है। खुद के लिए ही क्या हो गया, इनकम्पैटिबल हो गया। इसी को क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट आता है डिचोगेमी। नेक्स्ट क्या आता है, डिचोगेमी। नेक्स्ट क्या आ गया, डिचोगेमी। देखो मैं इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। वैसे आपके देखो एनसीईआरटी में डिचोगेमी, हेट्रोस्टाइली, हरकोगेमी, ये सारी टर्म्स नहीं दी हुई। ये टर्म्स के सिर्फ जो मीनिंग्स हैं वो वहाँ मेंशन्ड है, टर्म नहीं दी हुई, ठीक है। टर्म मैं आपको बता रही हूँ, वैसे देखो पूछा तो नहीं जाता, बट स्टिल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आई एम सेइंग, ठीक है। तो डिचोगेमी में क्या है यार, ये लोग ना आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऐसे याद करो कि डिच कर रहे हैं। क्या कर दिया, एक दूसरे को डिच कर दिया, है ना। अगर मान लो कोई दो दोस्त एक दूसरे से, कोई दो सहेलियां आपस में मिलने के लिए जा रही है, उन्होंने मिलने का प्लान बनाया है ना, स्कूल की छुट्टियां पड़ रही हैं, तो बोलते हैं कि आजा चल यार मैकडॉनल्ड्स में आजा, मिल लेते हैं, बहुत दिन हो गए। अभी क्या, एक सहेली वहां पहुंच गई, वो वहां उसका वेट कर रही है, लेकिन दूसरी वहां पहुंचे ही नहीं, तो क्या वो मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो यानी दूसरी वाली सहेली ने उसको क्या कर दिया, उसको डिच कर दिया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, डिचोगेमी, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ क्या होता है। जब भी कभी पॉलिनेशन होता है, तो मतलब फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या होना जरूरी है, एक तो पॉलन ग्रेन्स का रिलीज होना जरूरी है। जब तक आपका फीमेल गैमेट का रिलीज, मेल गैमेट्स का, गैमेटोफाइट का रिलीज नहीं होगा, तब तक ना तो वहां पे लैंड करेगा स्टिग्मा पे, ना पॉलन जर्मिनेट करेगी, ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो सबसे पहली चीज हमको दो रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या, पॉलन ट्यूब का, पॉलन ग्रेन्स का रिलीज चाहिए हमको, ठीक है। और हमको दूसरी चीज क्या चाहिए होती है कि हमारी जो स्टिग्मा है ना भाई, वो मैच्योर भी तो हो, वो रिसेप्टिव भी तो हो, तभी तो वो जर्मिनेशन करा पाएगी, ठीक है। तो फॉर जर्मिनेशन हमको ये दो यहाँ पे चीजें चाहिए ही चाहिए। जर्मिनेशन के लिए हमको चाहिए कि पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो, और साथ में क्या हो, हमारा
स्टिग्मा क्या हो, रिसेप्टिव हो, स्टिग्मा शुड बी रिसेप्टिव। पर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिच कर देते हैं। जिस समय पे स्टूडेंट्स, जब पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है तब यहाँ स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हो रहा, और अगर तो यहाँ स्टिग्मा रिसेप्टिव हो रहा है तो पॉलन रिलीज नहीं हो रहा, यानी कि आपस में इन दोनों की सिंक्रोनाइजेशन बैठ ही नहीं रही। ठीक है, इन दोनों की क्या होती है यहाँ पे, नॉन सिंक्रोनाइजेशन। क्या चल रहा है इनका, नॉन सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है, आपस में सिंक नहीं बैठ पा रहा है ना। व्हाट्सएप ढंग से काम नहीं किया उनका, फोन एक का स्विच ऑफ हो गया तो सिंक नहीं कर पाए और इसीलिए वो आपस में मिल भी नहीं पाए। सेम चीज हो रही है यहाँ पे, ये जर्मिनेट करता है, ये पॉलन ग्रेन रिलीज होता है तो स्टिग्मा तब तक रिसेप्टिव नहीं है, स्टिग्मा अगर रिसेप्टिव हो जाती है तो पॉलन ग्रेन रिलीज नहीं हो रहा। सो हेंस दोनों ही, मतलब वाइज वर्सा भी, दोनों ही कंडीशन में आपका जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है और हेंस आपका फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, डिचोगेमी। नाउ स्टूडेंट्स, लास्टली हमारे पास यहाँ पे जो आता है दैट इज दी प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। भैया एक लास्ट ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, क्या कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन कर दीजिए। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। बेटा आप खुद सोचो, अगर आपके फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल हो जाए, है ना, मतलब वहां पे आइदर या तो पिस्टल है और स्टेमन है, ठीक है, या तो वो फीमेल है या वो मेल फ्लावर है, तो जब एक पौधे पर सिर्फ फीमेल 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 फ्लावर्स, ऑटोमेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन खत्म। ठीक है, अब देखो बेटा, ये ज्वाला जो है ना, इट नॉट ओनली प्रिवेंट्स दी योर ऑटोगेमी, बट ये आपकी जीटनोगेमी भी प्रिवेंट करता है। ये एक इकलौता ऐसा है विच प्रिवेंट्स बोथ autogamy also and जीटोनोगेमी also। ठीक है, ये दोनों को प्रिवेंट करता है, ऑटोगेमी को भी प्रिवेंट करता है और जीटोनोगेमी को भी प्रिवेंट करता है। डन, क्लियर। यहां हो जाता है हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी एंड। तो यानी बच्चों देखो, हमने आज के टॉपिक्स तो अपने कर लिए हैं ख़त्म। मुझे लगता है हम इतनी जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं कि शायद हमारा पूरा चैप्टर ही आज ख़त्म हो जाएगा, है ना। बट आई डोंट वांट टू कंप्लीट द एंटायर चैप्टर टुडे। आई वांट यू टू गिव सम टाइम टू रिवाइज एंड स्टडी ऑल्सो, सेल्फ स्टडी। पता चले कि यहाँ मैम सब करा के चली गई, 2 दिन में 2 चैप्टर, 2 दिन में कंप्लीट चैप्टर, सो वो मैं नहीं करना चाहती। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं हम क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आ जाइए, पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द पॉलन ट्यूब इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जो मेन रोल होता है वो क्या होता है। हाँ जी, टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स टू द ओव्यूल, कि ओव्यूल के पास क्या करो, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करो, या टू, क्या न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करते हैं वो ओव्यूल को, है। पॉलन ट्यूब का क्या काम भैया, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने में, ये गलत है। ठीक है, टू डिलीवर द स्पर्म सेल टू द ओव्यूल, की इस ओव्यूल को क्या दे दो, स्पर्म सेल दे दो। पॉलन ट्यूब का काम है कि वो मेल गैमीट्स किसके पास ले जाता है, ओव्यूल के पास ले जाता है ना। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, दिस इज राइट। यानी यहाँ आंसर क्या हो गया, बी हो गया, बी। ठीक है, इट्स बी। टू प्रोटेक्ट द ओव्यूल फ्रॉम पैथोजेंस, ओव्यूल को पैथोजेन से प्रोटेक्ट करना,
नहीं भाई, ये काम नहीं है. Absorb sunlight for photosynthesis, ये भी नहीं है. So hence the correct answer is option number B, 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 right. B, ठीक है. ठीक बच्चे, ठीक. चलिए, okay. Next question. Which part of the pistil receives the pollen during pollination? Which part of pistil का कौन सा पार्ट पॉलन रिसीव करता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन? पॉलिनेशन के टाइम पे पॉलन रिसीव करने का काम कौन सा पिस्टल का पार्ट करता है? भाई पॉलन ग्रेन कौन रिसीव करता है? स्टाइल नहीं, ओवरी नहीं, रिसेप्टेबल नहीं, इट इज स्टिग्मा. ठीक है भाई, सब जानते हैं, इसमें कोई इतना, मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए, पर कई बच्चे ना इसको भी गलत कर देते हैं. आपको पता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी पता है ना, तो पॉलन ग्रेन तो बेटा यही आके लैंड होगा ना हमारे स्टिग्मा पे, या कहीं और जाएगा, ओव्यूल के पास चला जाएगा डायरेक्टली. इट्स योर स्टिग्मा. क्लियर? What is double fertilization in angiosperms? Angiosperms के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? It is the process of two pollen grains fertilizing the two different ovules. ये कैसा प्रोसेस है जहां पे दो pollen grains, दो pollen tube, दो different ovule को फर्टिलाइज करते हैं. क्या करते हैं? दो पॉलन ग्रेन्स दो डिफरेंट ओव्यूल को फर्टिलाइज करते हैं. क्या मैंने ऐसा कुछ आपको कहीं भी डबल फर्टिलाइजेशन में एक्सप्लेन किया था? नो, ऐसा कुछ नहीं होता. नेक्स्ट, द फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म सेल विद एन एग सेल. स्पर्म सेल का फ्यूजन एग सेल के साथ में एंड अनदर स्पर्म सेल विद टू पोलर न्यूक्लियाई, और दूसरे पोलर सेल का दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में. यही होता है डबल फर्टिलाइजेशन में. एक मेल गैमीट, वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद वन फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट, एंड बच्चा यहाँ पे दूसरा जो मेल गैमीट है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फॉर्म करता है और एंडोस्पर्म बनाता है. तो यहाँ पे सिनगेमी हो रही है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है ना. ये वाला हमारा सिनगेमी है और साथ में दूसरी फ्यूजन हमारी ट्रिपल फ्यूजन हो रही है. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन. क्या कहते हैं इसको? डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Simultaneous fertilization, no. Fertilization of an ovule, this is also no. So answer यहाँ क्या हो गया? This is option number B. ठीक है, क्या हो गया? Option number B. Next question. What is the result of the fusion of the second sperm cell with two polar nuclei? ये तो अभी हमने किया. दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन को हम फ्यूजन जब होता है तो हमारे पास क्या बनता है बच्चे? जाइगोट तो सिनगेमी में बनेगा, सीड कोट नहीं बनेगा, ओवरी नहीं बनेगा, ओवरी स्ट्रक्चर पहले से होता है. इट इज योर एंडोस्पर्म. ठीक है, एंडोस्पर्म खुद एक कैसा ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे हमारा ये 3n स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, आया समझ? इधर तक सबको क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the primary purpose of artificial hybridization? भैया artificial hybridization का primary purpose क्या होता है? क्या purpose होता है primary purpose artificial hybridization का? Please explain. To clone the plants, plants को clone करना.
हाँ, क्लोन करने का काम होता है? हाँ नहीं, हम कोई क्लोनिंग नहीं करते. टू इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, यस. टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स, बट देखो ये भी हो सकता है जेनेटिक डाइवर्सिटी हम बढ़ा रहे हैं, बट आर्टिफिशियली में मेनली हमारा काम क्या है कि हम अपने डिजायर्ड ट्रेट्स डालना चाहते हैं, है ना. हम अपने डिजायर्ड ट्रेट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब हम डिजीज प्रिवेंट भी करना चाह सकते हैं, बट सारी जो हमारी बातें हैं वो सी ऑप्शन में सम अप हो जाती हैं कि हम अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स उन प्लांट्स में डालना चाहते हैं. भैया हम अपनी मर्जी से प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से मेल प्लांट सेलेक्ट करते हैं, हम अपनी मर्जी से फीमेल प्लांट सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद में हम वहाँ पे क्या डालते हैं, अपनी मर्जी के कैरेक्टर्स चूज करके प्लांट्स को फर्टिलाइज करते हैं. यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है? हाँ, क्या किसी बच्चे को कोई भी डाउट है यहाँ तक? यस और नो? चलिए फिर ठीक है, दैट वाज ऑल. हमने आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है वैसे, ठीक है. एक सेकेंड. नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग अच्छे से कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे, और प्रॉबेबली नेक्स्ट क्लास तक हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. ये वाला चैप्टर तो हम कर देंगे अगली क्लास में ख़त्म. फाइन, चलिए दैट वाज ऑल, थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय.